रुचिका सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक है आपके लिए आज, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके ऊपर भी बेस्ड कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस में आपके चालक, कुचालक और अर्धचालक को वर्गीकृत करिए। तो इसलिए ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंड थ्योरी है क्या, बैंड है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंड थ्योरी का कंसेप्ट क्या है और बैंड थ्योरी के बेस पे इन सॉलिड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बैंड थ्योरी जो आई है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ थ्योरी के आधार पर एक थ्योरी जनरलाइज की है और उसके आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये आखिरकार बेस्ड किस पे है। तो ये थ्योरी जो है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है। और मॉलिक्यूलर थ्योरी जो ऑर्बिटल थ्योरी है आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। एमओटी क्या थी? एमओटी जब आपने किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो उसका जो प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था? अफबाउ ने। एनर्जी लेवल सिद्धांत दिया था कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं फिर अधिक, और वो ऊर्जा स्तर क्या थे? SPDF। लेकिन जब वही एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, तो उनको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है या उनमें जो चेंजेस आते हैं एटम्स में, उनके जो एनर्जी लेवल बनते हैं वो किसके बेस पे डिफाइन किए गए थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस्ड थे वो। कि अब देखिए इसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी आपके यहाँ से थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जब परमाणु पास पास आते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और उन अणुओं के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में परिवर्तन होता है क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन साथ साथ लगते हैं। आकर्षण बल भी लगता है उसमें और प्रतिकर्षण बल भी लगता है उनके बीच में। देखिए, when atoms are come to close together, जब भी परमाणु पास पास आते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को फील करते हैं, जिसके कारण उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो एनर्जी अलग अलग तरीके से, या हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके से परिवर्तित हो जाती है। अब वो एनर्जी जब चेंज होती है वो किस तरह से चेंज होती है, और उसमें जो चेंज होता है उस चेंज होने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो फिर से बैंड थ्योरी किस पे बेस्ड है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसमें क्या होता है, जब परमाणु पास पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में जो चेंज होता है वो हमें समझना है, और उस जो परमाणु के पास आने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज हो रहा है उसी को बैंड थ्योरी कहा जाता है। उसी के आधार पर बैंड्स का निर्माण हुआ और जिससे क्या कहा जाता है? बैंड थ्योरी कहा जाता है। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ मैंने एक इसको समझाने के लिए एक चार्ट ड्रॉ कराया है यहाँ पे। देखिए, सपोज करिए हमारे पास सिलिकॉन का एटम है। किसका एटम है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन के एटम में आपको पता है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। लेकिन उसमें ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ सिलिकॉन के परमाणु की बात करूं तो आपको पता है इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एनर्जी लेवल में अगर इसे हम चेंज करें तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा बताइए? 2p 6 3s2 एंड 3p 2। ये क्या है हमारा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल क्या है। ये क्या है हमारे पास? वैलेंस शेल। ये क्या है हमारे पास? वैलेंस शेल है, जिसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारा एक सिलिकॉन का सॉलिड है
सिलिकॉन के सॉलिड में बहुत सारे नंबर ऑफ n सिलिकॉन एटम है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ n सिलिकॉन एटम है तो मुझे बताइए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ n सिलिकॉन एटम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे बताइए, क्योंकि एक में 4 है तो n में कितने होंगे? 4n। लेकिन मुझे बताइए एक सिलिकॉन एटम के बाह्य कोश में कितने एनर्जी लेवल होते हैं, कितनी एनर्जी स्टेट होती है? s में कितनी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की? 2, हम कह सकते हैं 2n एनर्जी लेवल स्टेट। p में कितनी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की? 6, यानी 6n एनर्जी लेवल स्टेट। यानी सिलिकॉन के बाह्य कोश में अगर मैं बात करूं तो 6n स्टेट, यहां ध्यान से देख लीजिए, p शेल होगा, s शेल होगा, और आपको पता है s में इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 2n एनर्जी लेवल होंगे। और p में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कितनी क्षमता होती है? 6। तो n एटम्स में 6n स्टेट एनर्जी लेवल के होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ अभी बाह्य कोश के एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। हमारे पास सिलिकॉन के n एटम है, तो सिलिकॉन के बाह्य कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हमारे पास एनर्जी लेवल कितने हैं? एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी 2। इसकी एनर्जी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की। तो p में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की क्षमता कितनी है? 6। और अगर n एटम है तो कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? 6n स्टेट। उसी तरह से यहाँ 2n स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे जो मैंने क्या दिखाया है? बाह्य कोश। अब आप सोचेंगे कि बाह्य कोश ही क्यों दिखाया है, आंतरिक कोश क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, जब 2 परमाणु पास पास आते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब 2 परमाणु पास पास आएंगे तो जो परिवर्तन होगा ऊर्जा में वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। जो पार्टिसिपेशन करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ना कि आंतरिक कोश के। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे। एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन फोर्स लगेगा, दूसरा इन इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स सामने होंगे तो इसको क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। लेकिन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इसके नाभिक की वजह से अट्रैक्शन भी महसूस होगा। तो 2 तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे परमाणुओं के जब पास पास आएंगे, रिपल्शन फोर्स भी और अट्रैक्शन फोर्स भी। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? बाह्य कोश के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? अब देखिए, मैंने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं क्योंकि उन्हीं की एनर्जी में चेंज होना है। जब परमाणु पास पास आए तो अट्रैक्शन फोर्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स के नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स भी महसूस करेंगे और बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्शन फोर्स भी महसूस करेंगे। तो 2 एनर्जी स्टेट दिखा दिए मैंने। पहला रीजन है जहां परमाणु अभी पास पास आएंगे। एज्यूमिंग स्पेस है, सपोज करिए सिलिकॉन के 2 एटम हैं जो पास पास आने वाले हैं। यहाँ नंबर ऑफ n एटम्स हैं। मुझे बताइए s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। लेकिन उनकी एनर्जी लेवल स्टेट कितना है? उनकी एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की है? s की 2 यानी 2n स्टेट और p की 6 यानी 6n एनर्जी लेवल स्टेट। लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे नंबर ऑफ n एटम्स में? 4। ये है हमारा पहला रीजन ए माना गया है जब परमाणु दूर दूर हैं, इनके अभी इन्होंने पास पास आना शुरू किया है। s में 2n इलेक्ट्रॉन है, p में 2n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही ये पास पास आए, मैंने आपको बताया इनकी एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा और चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। तो जैसे ही हम आगे आए, आप देखिए यहाँ क्या होगा, इसको इस
डायग्राम से दिखाने की कोशिश करिए कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया ये बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी लेवल है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो रही है, देखिए बढ़ रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घट रही है। ठीक है, क्यों? अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण। हो सकता है एनर्जी लेवल कुछ की बढ़ रही है और कुछ की एनर्जी लेवल घट रही है। उसी तरह से एन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की घटेगी। तो ये हमारा बी रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम पास आए उनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा घटती है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप, पहले बी रीजन तक पहले सिंपल परमाणु थे, जैसे ही आप पास लाए क्या होगा, इनकी एनर्जी में चेंज आना शुरू हुआ। वो क्या चेंज है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी और कुछ ऊर्जा घटेगी। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा ये क्या कब हो रहा है चेंज, जब परमाणु पास आ रहे और पास आए तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ की ऊर्जा क्या है, लगातार बढ़ रही है, कुछ की ऊर्जा क्या है, लगातार घट रही है। और क्लोज हुए और क्लोज आ गए। ठीक है, किस में कन्वर्ट होने के लिए, अणु में कन्वर्ट होने के लिए। तो जैसे ही एक्चुअल उन अपनी स्पेसिंग पे आए कि वो किसी अणु में कन्वर्ट होते हैं, उतनी स्पेसिंग में आने पर देखिए क्या होगा। यहाँ जैसे ही वो एक्चुअल डिस्टेंसिंग पे आएंगे जिससे आगे वो नहीं आ सकते, जैसे ही वो उतने क्लोज आ जाएंगे, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में, देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ की एनर्जी बहुत हाई हो गई और कुछ की एनर्जी बहुत लो हो गई। तो यहाँ जो हमारे एनर्जी लेवल की बात कर रही हूं मैं, एनर्जी लेवल दो तरीके से डिवाइड हो गया। एक तो ये 4n एनर्जी स्टेट हाई लेवल का हो गया, 4n एनर्जी स्टेट यहाँ लो एनर्जी का हो गया। और आप देखिए बीच में ऐसा कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं है कि वो यहाँ बीच की स्पेसिंग में हो। या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में, या कहाँ जाएंगे, लो एनर्जी लेवल में। इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर एटम पास आए तो उनके वैलेंस शेल में जो एनर्जी लेवल है वो कौन से वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल दो तरह के रीजन में डिवाइड हो जाता है। एक तो हाई एनर्जी लेवल रीजन में, एक लो एनर्जी रीजन लेवल में। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, बीच की एनर्जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो लो एनर्जी लेवल स्टेट होगा, इसको हम नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें होंगे तो इसको एक एनर्जी बैंड मान लिया गया है, जिसको क्या कहा गया है, वैलेंस बैंड। हाई एनर्जी लेवल में होंगे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक दूसरा बैंड मान लिया गया है जिसको कहा है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस शेल जो हमारा है, ये हमारा क्या था, वैलेंस शेल दो तरीके के ग्रुप ऑफ एनर्जी में डिवाइड हो गया। एक तो वैलेंस बैंड लो एनर्जी लेवल और एक कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल। बीच में कोई भी ऐसी एनर्जी लेवल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर इन दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होने को ही हम क्या कह रहे हैं, बैंड थ्योरी। कब एक वैलेंस शेल में यहाँ गए परमाणु के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु पास आता है तो दो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो ग्रुप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में। इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, एनर्जी लेवल यहाँ कितने थे, 2n एनर्जी लेवल, यहाँ 6n एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, इसमें 2n इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2n इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही परमाणु पास आए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा घटती है। जैसे वो एक एक्चुअल स्पेसिंग पे आएंगे, वहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो दो तरह की एनर्जी
के लेवल में ये इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाता है। लो एनर्जी लेवल होगा जो, उसे हमने कह दिया कि ये वैलेंस बैंड है, और जो हाई एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन्स का उसे कह दिया हमने कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो वैलेंस शेल का दो तरह के बैंड में डिवाइड होने को ही क्या कहा जाता है, बैंड थ्योरी कहा जाता है। इसी बैंड थ्योरी के आधार पर अब हम ठोस को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, और बच्चों एक बात और ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर ये जो बीच की स्पेसिंग है जहाँ कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ठीक है, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। अब यहाँ फाइनली जो सिलिकॉन था उसमें दो एनर्जी स्टेट आ गए। एक तो 4 एनर्जी स्टेट किसमें, कंडक्शन बैंड, 4 एनर्जी स्टेट किसमें आ गई, वैलेंस बैंड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहेंगे मैक्सिमम, और किस तरह से दूसरे बैंड में जा सकते हैं अगर उसकी एनर्जी इतनी हाई हो, तो उसी के आधार पर यहाँ इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये है आपकी बैंड थ्योरी। थोड़ा सा बैंड थ्योरी अगर समझ में आ जाए तो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इजीली समझ आ जाता है।